हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स के वो सारे के सारे मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन और यही वो क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं फिर वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। और मैंने कई क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं वहां से भी उठाए हैं। अब आप देख लो, प्रैक्टिस कर लो, समझ लो इस चीज़ को कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पहुंचता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं हम। 2p कक्षा में कक्षकों की संख्या है, ध्यान देना। 2p कक्षा में कक्षकों की संख्या, पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ओके सर, ओके ओके ओके। 2p कक्षा में कक्षकों की संख्या है 1 3 5 7। कितनी होती है बेटे? 3 होती है। आपको पता है कि s में 1 कक्षक होता है, p में 3 होते हैं और d में 5 होते हैं और f में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 2p कक्षा में कक्षकों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 3। चलिए b नंबर हमारा हो गया। ध्यान देना, ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर आपकी प्रैक्टिस भी करवाएगा और क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब ओके सर, जब l बराबर 3 तो m का कुल मान होगा। देखो l बराबर 3 है भाई, l का मान मैंने 3 लिया है तो m का मान कितना हो जाएगा? यानी कि l का मान 3 है तो m का मान -3 से और कहाँ तक होगा? +3 तक होगा। बीच में 0 भी आता है। कितने हो गए हमारे पास? 7 हो गए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ में आ गया। कितने हो गए हमारे? 7 हो गए। ठीक है, मज़ा तभी आएगा इस चीज़ को पढ़ने में जब आपकी थ्योरी पढ़ी होगी। थ्योरी पढ़ी नहीं है, मज़ा नहीं आने वाला पढ़ाई में, ध्यान देना। चलिए मैं आगे वाला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब l का मान 2 है तब कक्षक होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जब l का मान 2 है तो कक्षक होगा। देखो s के लिए 0, ठीक है, और s p के लिए 1, s p d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक है, और g के लिए हमारा पास कितना आता है? 4 आता है। तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए कितना होगा? तो हमारे पास 2 होगा। l की वैल्यू, किसकी वैल्यू? l की वैल्यू। अगर l का मान 2 है तो कौन सा होगा? ए डी पे लगा दो, सी नंबर। तो यार ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक आसान सा क्वेश्चन है जिसको आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से, बड़े लचीलेपन से, स्पष्टता से कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, ये नोट कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो सी नंबर लगा दो क्वेश्चन 4 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। क्वेश्चन कह दिया कि कोई नोडल प्लेन मौजूद नहीं है। भैया ये पेपर में फंसेंगे, कल MJPRU का पेपर है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आज देख के जाओ। इनमें से लगभग सारे क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले हैं, ऐसा मान चलो पेपर आउट। ओके ओके, कोई नोडल प्लेन मौजूद नहीं है। देखो अगर आप P बनाओगे एक नोडल होता है, अगर आप D बनाओगे इस टाइप से बनता है ऐसा करके, तो उसमें 2 नोडल होते हैं। चलो छोड़ो, चीज़ को बाद में देख लेंगे। फिलहाल तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे करना है कि कोई नोडल प्लेन मौजूद नहीं है काय में? 1s में। ठीक है, 1s में कोई नोडल प्लेन मौजूद नहीं होता। चलिए हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। 100 क्वेश्चन है, लंबे हाथ से खींचो वरना टाइम बहुत हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 3D को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम संख्याओं के मान है। 3D को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम संख्याओं के मान है। 3D, तो 3D क्या बता रहा है आपको? ये बताओ मुझे। 3D क्या बता रहा है? 3 बता रहा है n का मान, ठीक है, और D बता रहा है L का मान। ठीक है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। L का मान कितना होता है D के लिए? भाई L का मान सर 2 होता है, तो n का मान 3 आना चाहिए, L का मान 2 आना चाहिए। तो इसमें D नंबर जो है इज़ ए राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। तो 3D को प्रदर्शित करने के लिए क्वांटम संख्याओं के मान है, n का मान 3 है और L का मान कितना है बेटे? 2 है। अच्छा, एक नया क्वेश्चन और मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया हमारा। कभी आपने हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी थ्योरी पढ़ी है? सर हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है? डेल्टा x मल्टीप्लाई डेल्टा p इक्वल टू, ठीक है, h अपॉन, यानी कि बड़ा होगा, बराबर होगा, ठीक है, h अपॉन 4 पाई से। तो यहाँ पर जरा थोड़ा ध्यान देना, ये किस चीज़ को शो करता है भाई? डी ब्रोगली समीकरण को, या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, या फिर श्रोडिंगर का तरंग सिद्धांत, या फिर पाउली का वर्जन नियम। तो बी नंबर लगा दो। बहुत मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो कोई रोक ही नहीं सकता भैया। अरे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, ये पढ़ के जाके जाओ, यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। आप कल को जब पेपर देकर आओगे तो देखना, आप कहोगे सर सारे के सारे क्वेश्चन यही रखे हुए थे, दूसरे पेपर के भी करवा दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारा। सही है सर। विकिरण की द्वैत प्रकृति की अवधारणा किसने दी? विकिरण की द्वैत प्रकृति
स्थिति की अभिधारणा। भैया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का नाम सुना है आपने, तो ये जो है सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, डी ब्रोगली। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जैसे फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या है, ठीक है, फोटोन तरंग दैर्ध्य पर किस प्रकार डिपेंड करता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा एक क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये वाला, 5s ऑर्बिटल में एज़ोमुथल क्वांटम संख्या का मान होगा। भैया 5s में एजो, एल का मान तो 0 है, एल का मान कितना है बेटा 0 होगा, 5s के लिए एल का मान 0, एन का मान तो 5 है, लेकिन s के लिए एल का मान कितना होता है 0 होता है। तो एज़ोमुथल क्वांटम नंबर कौन सी होती है हमारे पास, एल है। जब क्वांटम संख्याएं आप पढ़ोगे ठीक से तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। चलिए ए नंबर पे लगा दो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 है, डी इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय अगुण है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। डायरेक्ट लगाओ ए नंबर पे टिक, डायरेक्ट ए नंबर पे टिक लगाओ बिना सोचे समझे बेझिझक। √6 एच नहीं है, एच कट है, ठीक है, √2 क्या है, एच कट है, सी नंबर एच कट है, डी नंबर क्या है 2 एच कट है। तो क्या आंसर इसका बेटा √6 एच कट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। देखो यहाँ पे समाकलन नहीं लग पाया इसमें, ठीक है, समाकलन होता है ये, समाकलन साइन स्टार और साइन इंटू डी वी बराबर बेटा किसके होगा, ये जल्दी बताओ, इसकी इकाई क्या होगी, के आयाम होंगे मीटर की पावर 3/2 या सेंटीमीटर की पावर 3/2, ए व दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यार ए और बी दोनों होंगे, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर है तो एक ही इकाई, बस एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। तो सी नंबर पे टिक लगाओ, ठीक है, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ओके सर, ओके, देखो मज़ा आ रहा पढ़ने में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बेटे बीएससी 5th सेमेस्टर में जिनके पास फिजिक्स है बहुत पढ़ना पड़ेगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ऊर्जा का, संवेग का, घनत्व का, कोणीय संवेग का, तो इसका ए नंबर लगा दो ऊर्जा का, ठीक है। चलिए सर लगा दिया, आगे बताओ, आगे बताओ सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 आ गया, क्रॉम्पटन विस्थापन डेल्टा लैम्डा का मान न्यूनतम होगा जब प्रकीर्णन कोण का मान होगा 0 डिग्री, ठीक है, न्यूनतम होगा जब प्रकीर्णन कोण का मान कितना होगा 0 डिग्री। चलिए मैं आगे देखता हूँ। ओके सर, ओके ओके, 0 डिग्री का मतलब समझते हो, 1 माइनस कोस थीटा, कोस 0 का मान 1 में से 1 घटाओगे 0, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आता है। भाई क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हमारा, एक आइंस्टाइन का मान होता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एन एच और न्यू होता है, ये तुम देख रहे हो ना सी नंबर, ये एन एच न्यू होता है, यहाँ पे यू लिखा गया, एन एच न्यू, न्यू फॉर फ्रिक्वेंसी, प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। तो एक आइंस्टाइन का मान कितना होता है, सी नंबर पे टिक लगा दो, हटा। क्वेश्चन नंबर 14 पूरा। 15वां क्वेश्चन हमारा ये है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का एक फॉर्मूला आता है, जल्दी से चेक कर लो एक बार, कौन सा है, वो ये वाला, ठीक है, ठीक है। अंतिम प्रहार, लास्ट प्रहार, कल पेपर है, अच्छे से पढ़ के देखा आना, ठीक है, घबराओ मत। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव परिक्रम की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई, ठीक, किसके द्वारा, बोर के द्वारा, मैक्सवेल द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा या प्लांक के द्वारा। तो भैया आइंस्टीन ने बड़े लंबी लंबी जगह हाथ मारे हैं, तभी तो ये एक विख्यात और फेमस साइंटिस्ट हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डी ब्रोगली समीकरण क्या है। जब बच्चा पैदा होता है तभी ये इक्वेशन याद कर लेता है, क्या है, लैम्डा इक्वल टू, इक्वेशन क्या है बेटा, लैम्डा इक्वल टू H/mb, ये लाइन पे ध्यान देना, H/mb, यानी कि बी नंबर पे लगा दो इसके, ठीक है। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, स्टीफन के चतुर्थ घातीय नियम के अनुसार, लो चतुर्थ घातीय नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, यानी कि जो तुम्हारे पास एनर्जी होती है वो परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। लो 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 लो, कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया पेपर में। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 आ गया हमारा, ठीक है, 19वां क्वेश्चन है ये वाला, क्रॉम्पटन समीकरण के अनुसार, ठीक है, क्रॉम्पटन समीकरण के अनुसार डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू होती है H/mc 1 माइनस कोस थीटा। ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तभी तो बोला गया क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है, आधे से ज़्यादा फिजिक्स से ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, निम्नलिखित में से किस समीकरण को आइगन मान समीकरण के रूप में जाना जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समीकरण को आइगन मान समीकरण के रूप में जाना जाता है, ए नंबर पे लगा दो, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ इस चीज़ को। ओके सर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, निम्नलिखित में से किस अणु में अवरक्त सक्रिय संपन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु में अवरक्त सक्रिय संपन्न, यानी कि संपन्न नहीं कंपन होते हैं। तो यार अवरक्त कंपन वाला एक ही कंपाउंड दे रखा है और वो है हमारा NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है, रमन प्रभाव का प्रकीर्णन होता है परमाणु में, अणु में, ठीक है, प्रोटॉन में या फिर फोटोन में। तो यार
काय में होता है, फोटोन में होता है, ठीक है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें आप फोटोन कहते हो, ठीक है, क्वांटा भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 23 है, फोटोनों के लोचदार प्रकीर्णन को कहा जाता है। फोटोनों के लोचदार प्रकीर्णन, तो बेटा एक ही होगा, रेले स्कैटरिंग, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, रेले स्कैटरिंग। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में विकिरण में होता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में विकिरण में होता। लास्ट टाइम ये पेपर देख के जाना भैया, बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में विकिरण में होता है माइक्रोवेव क्षेत्र, दृश्यमान क्षेत्र, यूवी क्षेत्र, एक्सरे क्षेत्र। तो बेटा कौन सा होता है, दृश्यमान क्षेत्र होता है, ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बी नंबर क्या है, दृश्यमान क्षेत्र, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आ गया हमारा, रमन शिफ्ट आमतौर पर के बीच होती है। रमन शिफ्ट आमतौर पर के बीच होती है, यानी कि 100 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक अणु की आंतरिक ऊर्जा, जी सब मिला दो, घूर्णन मिला दो, कंपनिंग मिला दो, स्थानिक मिला दो, इलेक्ट्रॉनिक मिला दो, जितनी ऊर्जाएं होती हैं उन सबका योग होती है आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। चलिए हटाओ इसको भी। अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप यूं ही कर दोगे, यूं ही हवा में कर दोगे। घूर्णन स्पेक्ट्रम में होता है अधिक ऊर्जा का परिवर्तन, निम्न ऊर्जा का परिवर्तन। सी नंबर है, ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बेटा होता है पर होता नहीं है, निम्न ऊर्जा का परिवर्तन, ठीक है। घूर्णन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूर्णन स्पेक्ट्रम में होता है निम्न ऊर्जा का परिवर्तन। चलिए मैं आगे देखता हूँ। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में होते हैं बड़ी संख्या में अवशोषण बैंड। बी नंबर बड़ी संख्या में निकटतम पैक्ड रेखाएं। सी नंबर बड़ी संख्या में शिखर। इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ओके सर, ओके। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पाया जाता है इंफ्रारेड क्षेत्र में, रेडियो तरंग क्षेत्र में, या दृश्य या अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में, माइक्रो तरंग क्षेत्र में। तो ये पाया जाता है सी नंबर दृश्य या अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप एक बार गूगल देख लेना या अपना मॉडल पेपर से चेक कर लेना। वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन बाजी चांस मान लो धोखेधड़ी में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो आप सही कर लेना। देखो ये क्वेश्चन इस बार फंसेगा, ये तो हर साल आता है। ये यानी कि बोर्न हाइमर सन्निकटन, ये यही नहीं कि ऑब्जेक्टिव में पूछे, थ्योरी वाइज जिन बच्चों के एग्जाम होते हैं ये वहाँ भी पूछता है। तो इसका ये नंबर लगा दो, बोर्न ओपन हाइमर सन्निकटन में जो ई यानी कि ई इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइब्रेशन, ई रोटेशनल एंड ई ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी है ट्रांसलेशनल बोलते हैं इसको, ठीक है, ऊर्जा का क्रम है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम है भैया, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए वर्ण नियम लागू करो आप। ये तुम्हारा सा नंबर है इसका, यानी कि सी नंबर है, डेल्टा जे इक्वल टू +-1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 32 आ गया हमारा, कौन सा अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है। कौन सा अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा प्रदर्शित करता है। तो यार सबके सब जो है, अधिकांश जगह तो उपर्युक्त सभी, ठोक दो उपर्युक्त सभी, लगभग वही आंसर होते हैं, ठीक है। बड़ी सोच समझ के पेपर बनाने वाला ऑप्शन जो है उपर्युक्त सभी रखता है, तो उपर्युक्त सभी, ठीक है। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया, CO2 के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में मौलिक कंपन आवृत्तियाँ होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। ओके सर, ओके। आगे बढ़ाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिग्मा से सिग्मा स्टार संक्रमण का लैम्डा इसमें निहित है। IR क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, परावैंगनी क्षेत्र और हमारा बैंड क्षेत्र। तो परावैंगनी क्षेत्र लगाओ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। वियल लैम्बर्ट का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध बताता है। यार वियल लैम्बर्ट का नियम निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध बताता है। परावर्तित विकिरण और एकाग्रता है भाई, परावर्तित विकिरण और एकाग्रता। बी नंबर है, बिखरा हुआ स्केटर्ड, यानी कि बिखरा हुआ विकिरण और एकाग्रता। ऊर्जा अवशोषण और एकाग्रता, ऊर्जा अवशोषण और परावर्तित विकिरण, मतलब सी नंबर इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, इस क्वेश्चन का। ओके सर, ओके। अच्छा क्वेश्चन 36 है, वियर लैम्बर्ट के नियम से व्युत्पन्न अपशोषण की इकाई क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। वियर लैम्बर्ट के नियम से व्युत्पन्न अपशोषण की इकाई क्या है। तो आप देखो मैंने ब्लू कलर में लिख रखा है, लीटर प्रति मोल प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा क्वेश्चन 37, 38, 39, 40, 41, 42 वो ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 37 मैंने लिया है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा 37, मान लो इस क्वेश्चन को। यूवी क्षेत्र में कौन सा संक्रमण संभव नहीं है। तो यूवी अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में कौन सा संक्रमण संभव नहीं है। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 38 मान लो, चलो ठीक है। निम्न में से किस संक्रमण के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैंने बोल दिया कि अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता सिर्फ
सिग्मा से सिग्मा स्टार के लिए होती है। अच्छा, बार्थोक्रोमिक विस्थापन किस ओर होता है? वो हमेशा दीर्घ तरंग दैर्ध्य की ओर होता है। ये क्वेश्चन हमारा 39वां हो गया। अच्छा, 40वां क्वेश्चन हमारा ये है, एन से पाई स्टार संक्रमण उत्पन्न होता है, यानी कि 200 नैनोमीटर से कम पर, या 200 नैनोमीटर पर, या 200 से 300 नैनोमीटर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर लगा दो भैया, 200 से 300 पर। परावैंगनी क्षेत्र में कौन सा संक्रमण संभव नहीं है? 41वां आ गया हमारा। तो परावैंगनी क्षेत्र देखो, ये यूवी क्षेत्र में और एक परावैंगनी क्षेत्र में, ये दोनों क्वेश्चन एक है। आपसे आपका दिमाग जरूर घुमाएगा एग्जामिनर, ठीक है। देखो, अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र और परावैंगनी क्षेत्र दोनों का ऑप्शन एक ही है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में, ठीक है। अच्छा, हुक के नियम के अनुसार, बेटा जल्दी बताओ, हुक का नियम, हुक का बार है भाई। ओके सर, हुक का नियम का जरा ऑप्शन मैंने दिखा दिया आपको, चारों ऑप्शन मिल गए। F इक्वल टू माइनस के यू, F इक्वल टू के यू, F इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, एंड डी नंबर है इसका F इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर। तो बी नंबर लगा दो भैया इसका F इक्वल टू के क्यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 आ गया। वैगुएर का नियम या लैम्बर्ट का नियम अवशोषित माध्यम की मोटाई और के मध्य के संबंध को व्यक्त करता है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, वैगुएर का नियम या लैम्बर्ट का नियम अवशोषित माध्यम की मोटाई और इनके बीच के मध्य के संबंध को व्यक्त करता है। नमूने की प्रकाश प्रतिबिंब क्षमता बी नंबर है, नमूने की प्रकाश अपवर्तन क्षमता सी नंबर है, नमूने की प्रकाश अपशोषण क्षमता और डी नंबर है प्रकाश की तीव्रता। सी नंबर पर टिक लगा हुआ है ऑलरेडी, सी पर टिक लगा लो आप लोग भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्रोमोजेन में रंग उत्पन्न करने के लिए कितने क्रोमोफोर की आवश्यकता होती है? क्रोमोजेन में रंग उत्पन्न करने के लिए कितने क्रोमोफोर की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्रोमोजेन में रंग उत्पन्न करने के लिए कितने क्रोमोफोर की आवश्यकता होती है? 2। हाँ, एक से अधिक पर टिक लगा दो, ठीक है, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक 2, 3, 4 हो सकते हैं। अच्छा, 45वां, किस इकाई में बल स्थिरांक व्यक्त नहीं किया जाता? केपी में, ठीक है, केपी तो है ही ना इसमें, हाँ ये आएगा केपी में, ठीक है। इसमें जो है आप बल स्थिरांक को व्यक्त नहीं कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें क्या बताती है? जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हमें क्या कहना चाहती है? हमसे कुछ ना कुछ तो कहेगी। यौगिक का अणुसूत्र बी नंबर है, यौगिक में उपस्थित बंध का प्रकार, यौगिक का अणुभार, यौगिक में सी कार्बन की संख्या। तो भैया बी नंबर बताती है ये यौगिक में उपस्थित बंध का प्रकार। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन 47 है हमारा, रमन स्पेक्ट्रम में मध्य रेखाएं कहलाती है। बहुत 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 जिसे बोलते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। तहलका मचाने वाला क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। रमन स्पेक्ट्रम में मध्य रेखा कहलाती है हमेशा रेल रेखा, ठीक है। ओके सर, ओके 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 ओके। अच्छा, क्वेश्चन 48 है, फर्मी अनुनाद किसमें एक सामान्य घटना? फर्मी अनुनाद किसमें एक सामान्य घटना? रमन स्पेक्ट्रम में, अवरत स्पेक्ट्रम में, या फिर CO2 में, उपरयुक्त सभी में। तो डी नंबर लगा दो, उपरयुक्त सभी में। ओके। अच्छा, IR स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग अंगुली छाप कहलाता है? IR स्पेक्ट्रम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग पूरा पेपर इन्हीं में से आएगा। आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से 75 क्वेश्चन करने होंगे और 25 क्वेश्चन की आपको छूट मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़ देंगे, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें कर देंगे, ठीक है। ओके सर, तो इसका जो IR अंगुली छापन है ये डी नंबर है, 1000 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिद्धांत क्या है? भाई अवशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है ये, हमेशा याद कर लो, अवशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन 51 है, निम्न में से किस यौगिक के लिए एप्सिलॉन, ये बेटा एप्सिलॉन बना हुआ है, ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, ये क्या बना हुआ है? एप्सिलॉन बना हुआ है, ठीक है। अधिकतम होगा बेंजीन के लिए, नेफ्थालीन के लिए, साइक्लोहेक्सेन के लिए, या एंथ्रासीन के लिए? डी नंबर लगा दो, एंथ्रासीन के लिए क्या होगा बेटा? ये अधिकतम होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54, 55, 56, IR सक्रिय अणु है। HCl क्या IR सक्रिय अणु है? F2 क्या IR सक्रिय अणु है? N2 क्या IR सक्रिय अणु है? H2 क्या IR सक्रिय अणु है? ठीक है सर, HCl क्या होता है? एक IR सक्रिय अणु होता है, ठीक है। IR सक्रिय अणु नहीं है, ऐसा क्वेश्चन घुमाता, IR सक्रिय अणु नहीं है यार, HCl सक्रिय अणु है। इसका मतलब है F2, N2 और H2 में से देख लो आप, तो ये N2 हैगा, ठीक है। N2 जो है वो IR सक्रिय अणु नहीं है। ओके। अच्छा, नया क्वेश्चन है, निम्न में किसके सापेक्ष खिंचाव आवृत्तियाँ, निम्न में किसके सापेक्ष खिंचाव आवृत्तियाँ सर्वाधिक होंगी? कार्बन और फ्लोरीन के बीच, ठीक है। इथीन में खिंचाव आवृत्ति नहीं मिलती क्योंकि इसके द्विध्रुव अघूर्ण है, ठीक है। वृद्धि, कमी या उपर्युक्त ए व बी दोनों कोई परिवर्तन नहीं, तो कोई परिवर्तन नहीं होता। बल नियतांक के का मान पर निर्भर नहीं करता, बंद ऊर्जा के मान पर डिपेंड करती है, संक्रमण की आवृत्ति के मान पर डिपेंड करती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सी नंबर पर टिक लगा दो, ए और बी दोनों।
अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है? गैस क्रोमेटोग्राफी, रेडियोथेरेपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो प्रोटीन की त्रिआयामी संरचना के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से यानी कि सबसे अच्छी विधि है, ऐसा मान लो। ओके, आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप एनएमआर निष्क्रिय है? निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोप एनएमआर निष्क्रिय है? तो भैया इसका सी नंबर राइट है, 15N यानी कि 15 नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या है? एनएमआर निष्क्रिय होता। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक एनएमआर निष्क्रिय है? तो 1H यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 1 होता है, कार्बन का परमाणु भार 13 दे रखा है, फास्फोरस का 31 दे रखा है और ऑक्सीजन का 16 दे रखा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? डी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक एनएमआर निष्क्रिय है? तो ऑक्सीजन 16। ठीक है, ओके सर, ओके ओके, आगे बढ़ाता हूँ मैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 आ गया। निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन है? जल्दी बताओ, मैं नहीं बता रहा, तुम खुद से बताओ कि निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में चुंबकीय स्पिन है? तो आपका एक ही ऑप्शन होगा सर, 31P में। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 है। एनएमआर चोटियों के रूप में प्राप्त विभिन्न आवृत्तियों को कहा जाता है? रासायनिक शिखर, जैविक बदलाव, भौतिक बदलाव या रासायनिक बदलाव? राइट ऑप्शन डी नंबर, रासायनिक बदलाव। ठीक है, क्वेश्चन 62, 63, 64 है। नाभिक जिसकी चक्रण संख्या पूर्णांक नहीं है, नाभिक जिसकी चक्रण संख्या पूर्णांक नहीं है। ठीक है, 7 नाइट्रोजन 14। ठीक है, ओके सर। अच्छा, 5 बोरोन 11, आई का मान 3/2 है कि चक्रण अवस्थाओं की संख्या है कितनी होगी बेटा? 4 होगी इसमें। ठीक है, किसी एनएमआर सक्रिय नाभिक की अनुनादी आवृत्ति है μH0I। बस ये क्वेश्चन देख के जाना आप, ये क्वेश्चन क्योंकि पेपर आ गया आपका, तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको देख के जाने हैं। ठीक है, कि यार इसका ऑप्शन ये वाला, जैसे पेपर में रखा हुआ मिलेगा तुरंत बता दोगे सर ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आया। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ कहानी। क्वेश्चन नंबर 65 है। निम्न में से कौन सा एनएमआर निम्न में से कौन सा एनएमआर स्पेक्ट्रा देता है? B11, N15, O17 उपयुक्त सभी, यानी कि सबके सब एनएमआर स्पेक्ट्रा देते हैं। ठीक है, ओके सर। अच्छा बताओ, क्वेश्चन नंबर 66, किसमें अपशोषण शिखर की अधिकतम तीव्रता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 31P। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 67 है। एनएमआर में निम्नलिखित में से किस विलायक का उपयोग नहीं होता? तो क्लोरोफॉर्म एक ऐसा विलायक है जो एनएमआर में यूज नहीं होता। आप बी नंबर पर टिक लगा दो। ठीक है, ओके सर। मास, क्वेश्चन नंबर 68 है। मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की थी? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। ए फ्रांसिस एस्टन ने, जे थॉमसन ने, अर्नेस्ट ओरोरेंज ने, वाल्टर कॉफमैन ने। तो भैया बी नंबर, जे थॉमसन ने क्या करा था? मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज करी थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 69 है। द्रव्य की किस अवस्था में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जा रही है? द्रव्य की किस अवस्था में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जा रही है? तो भैया वो गैसीय अवस्था होती है जहाँ पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा। मुख्य मानदंड क्या है जिन पर मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? नमूने की संरचना, परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमान। सी नंबर है नमूनों के में तत्वों की एकाग्रता, नमूने के गुण। तो बी नंबर मैंने पहले ऑलरेडी इसको रेड कर रखा, परमाणुओं के सापेक्ष द्रव्यमान। ठीक है, क्वेश्चन 71, 72 हमारे आ गए। 71 सिंह एंड 72 सिंह। अच्छा, निम्न में से किसमें रेट्रोडील्स एल्डर विखंडन होता? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें रेट्रोडील्स एल्डर विखंडन होता है? तो बेटा ये जो है ना, इसका राइट ऑप्शन डी नंबर है। ठीक है, और फिर सभी तीनों में क्या होता है? रेट्रोडील्स एल्डर विखंडन होता है। और मैंने क्या बोला कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनके ऑप्शन में उपयुक्त सभी होगा, और जिनके ऑप्शन में उपयुक्त सभी मिलेगा समझ जाना वही हमारा क्या राइट ऑप्शन है। ओके ओके, या ए और बी दोनों मिल जाएं। अच्छा ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक रेट्रोडील्स एल्डर विखंडन नहीं देगा? निम्न में से कौन सा यौगिक एल्ड्रोडील एल्डर विखंडन नहीं देगा? तो वो एक ही कंपाउंड है, वो भी हमारा कौन सा है? डी नंबर है। ठीक है, आप डी नंबर पे टिक लगा दो। ओके सर, ओके 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 ओके, राइट राइट राइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73 है। निम्न में से किस में आणविक आयन शिखर की अपेक्षिक उपलब्धता अधिकतम है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ए नंबर लगाओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 74 आ गया। नाइट्रोजन नियम को उन सभी सहसंयोजी यौगिकों पर लागू किया जाता है जिसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये सभी। तो उपयुक्त सभी। ठीक है, लगाओ। देखो मैंने क्या बोला? उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन 75 आ गया, निम्न में से कौन सा अणु विषम द्रव्यमान संख्या नहीं रखता? निम्न में से कौन सा अणु विषम द्रव्यमान संख्या नहीं रखता? NH3, C2H5 NH2, C2H5 NH2, C2H5 N2, या फिर आप बोल सकते हो NH2 NH2, NH2 NH2। डी नंबर पे टिक लगा दो आप, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन डी नंबर। ओके सर, ओके, आगे बढ़ा दो। क्वेश्चन 76, विलायक निष्कर्षण अधिक प्रभावी होता है जब निष्कर्षण को दोहराया जाता है। विलायक निष्कर्षण अधिक प्रभावी होता है जब निष्कर्षण को दोहराया जाता है एक छोटे विलायक के रूप में, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एक मोबाइल चरण नहीं हो सकता। एक मोबाइल चरण नहीं हो सकता, गैस, ठोस, द्रव या ठोस या गैस? तो राइट ऑप्शन है मेरे पास बी नंबर, ठोस। ओके, क्वेश्चन 78 है, परिचित प्रवस्था को इस रूप में भी कहा जाता है। परिचित प्रवस्था को इस रूप में भी कहा जाता है, गैर सतत चरण या असंतत चरण या गैस चरण, ठीक है। तो बेटा सी नंबर लगाओ, ठीक है, असंतत चरण, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्रोमेटोग्राफी की एक भौतिक विधि है। क्रोमेटोग्राफी एक भौतिक विधि है जिसका उपयोग निम्न को अलग करने में किया जाता है। सरल मिश्रण को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 79 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ए नंबर है सरल मिश्रण को, जटिल मिश्रण को, या चिपचिपा मिश्रण, या फिर डी नंबर धातु। तो बी नंबर पर टिक लगाओ आप, जटिल मिश्रण को, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, वर्ण लेखन में कौन सा बल शामिल है? हाइड्रोजन बंधन, बी नंबर लंदन बंधन, लंदन बल, बी और सी नंबर है विद्युत स्थितिक बल, या उपयुक्त सभी बल शामिल होते हैं। वर्ण लेखन में कौन सा बल शामिल है? सभी बल शामिल है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमेटोग्राफी में कागज का पैटर्न को कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी में कागज पर पैटर्न को कहा जाता है। क्रोमेटोग्राफी में कागज पर पैटर्न को कहा जाता है क्रोमिंग, क्रोमा, क्रोमेटोग्राफ, क्रोमेटोग्राम। तो डी नंबर पर टिक लगा दो, क्रोमेटोग्राम, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 82 है, किस तकनीक को रंग लेखन के नाम से भी जाना जाता है? एक ऐसी तकनीक है जिसको रंग लेखन के नाम से भी आप जान सकते हो, तो वो है बेटा NMR है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्रोमेटोग्राफी है, उपयुक्त सभी। तो सी नंबर पर टिक लगाओ। क्रोमेटोग्राफी को हम क्या बोलते हैं? इसको रंग लेखन के नाम से भी जानते हैं, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। ओके सर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 83 है, पतली परत क्रोमेटोग्राफी है। ए नंबर विभाजन क्रोमेटोग्राफी, बी नंबर आयनित प्रजातियों की वैद्युत गतिशीलता, और बी इसका सी नंबर है शोखना क्रोमेटोग्राफी, एंड डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा बी नंबर सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, सी कर लेना इसको आप, ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 84 है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग छिड़काव अभिकर्मक के रूप में किया जाता है? तो छिड़काव अभिकर्मक के रूप में आप किसका यूज़ करोगे? सांद्र HCl का, बी नंबर NaCl विलयन का, या सी नंबर निन हाइड्रीन विलयन का, या डी नंबर है कॉपर सल्फेट विलयन का? तो मैं करूँगा भाई ये सी नंबर का यूज़, निन हाइड्रीन विलयन का। ओके सर, ओके। अच्छा, एलुएंट क्या है? एक तरल विलयन है भैया, ये एलुएंट क्या है? एक तरल विलयन है, या फिर एक तरल विलयन जो रेफरेंस का परिणाम है? सी नंबर एक विलायक जो स्थिर चरण में अवशोषित सामग्री को अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता। ऑप्शन जितना लंबा होगा उसके सही आंसर होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जितना बड़ा ऑप्शन दे रखा समझ जाना यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। चलिए सी नंबर पर टिक लगा लो। क्वेश्चन 86 है, विश्लेषक क्या है? पृथक्करण के लिए पदार्थ, अशुद्धता के लिए पदार्थ, या ए और वे दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन मेरा ए नंबर है। विश्लेषक जो होता है वो पृथक करता है, चाहे मिश्रण गैसीय हो या मिश्रण लिक्विड हो, उनमें से जो धातुएं होती हैं उनको बाहर करता है, ठीक है। ओके, ओके। क्वेश्चन 87 है, प्रवाहजी निष्कर्षण और भी क्या कहलाता है? प्रवाहजी निष्कर्षण का एक नाम और होता है, और वो कौन सा होता है? द्विविलायक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आ गया हमारा। विलायक निष्कर्षण किस नियम पर आधारित है? जल्दी बताओ फास्टली बेटा। विलायक निष्कर्षण किस नियम पर आधारित है? तो भैया ये बॉयल के नियम पर, नर्नस्ट वितरण नियम पर, ऑस्टवाल्ड तनुता नियम पर, वियर नियम पर। तो अधिकांश बच्चे जो हैं वो बियर के नियम पर टिक लगा आएंगे, क्योंकि आपने अपनी 1 से लेकर 8 तक यूनिट में BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्या पढ़ रखा है? बियर लैम्बर्ट नियम पढ़ रखा है। लेकिन ध्यान देना है ये बी नंबर पर आधारित होता है, नेरनस्ट समीकरण यानी कि नेरनस्ट वितरण नियम पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निष्कर्षण में पदार्थों का संगठन
किससे व्यक्त किया जाता है? निष्कर्षण में पदार्थों का संगठन किससे व्यक्त किया जाता है? ए नंबर समबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से, आयत से, इनमें से कोई नहीं, तो आप ए नंबर पर टिक लगाओ, समबाहु त्रिभुज से। अच्छा ठीक है, नया क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आ गया। पतली परत क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है? पतली परत क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिशोषण विसरण दोनों पर, ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर। अच्छा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द्रव द्रव क्रोमेटोग्राफी को कहते हैं पार्टीशन, यानी कि बी नंबर पार्टीशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। सरल आवर्ती दोलित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता। तो ये फिजिक्स में पहुंच गए हम, ये क्वेश्चन ना के बराबर पूछा ना तो कोई बात नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। बी नंबर यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, पर पढ़ने में क्या जा रही है क्यों। क्वेश्चन 93 है। परमाणु का तरंग यांत्रिक मॉडल किसने विकसित किया? इरविन श्रोडिंगर ने, वर्नर हाइजेनबर्ग ने, डी ब्रोगली ने, रदरफोर्ड ने। तो भैया इरविन श्रोडिंगर ने क्या करा है? इरविन श्रोडिंगर ने, ठीक है, इस मॉडल का प्रतिपादन किया है। ओके सर, इसका जो है 12 नंबर है, ठीक है, यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसका जो है ए नंबर है, इरविन श्रोडिंगर ने, ठीक है। रेलगाड़ी के चलते इंजन में गुण होता है, कण का गुण होता है, ठीक है। जब रेलगाड़ी का इंजन चलता है तो उसमें एक गुण होता है, कौन सा बेटा? कण का, बी नंबर पर टिक लगाओ। ओके। क्वांटम यांत्रिकी में 1s ऑर्बिटल का अर्थ है तंत्र की अवस्था, एक इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन, तरंग पैकेट की गति या कोई महत्व नहीं, तो उसका बी नंबर लगा लो, ठीक है, या वाला एक तरंग का तरंग फलन, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 96 है। हाइड्रोजन समान परमाणुओं की मूल अवस्था की ऊर्जा समानुपाती होती है म्यू जेड स्क्वायर के, ठीक है, ये वाला सी नंबर पे लगाओ, म्यू जेड स्क्वायर के। ओके। क्वेश्चन नंबर 97 है। डिवाइस ताप क्षमता डिवाइस पर निर्भर करती है। डिवाइस ताप क्षमता डॉट 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 डिवाइस पर निर्भर करती है तापमान पर, ठीक है, सी नंबर पर टिक लगा दो। ओके। अच्छा 98 क्वेश्चन है। ऑक्सीजन अणु का चुंबकीय गुण 2.8 मैग्नेटॉन है, तो अणु में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? निकाल सकते हो आप, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ 2 होंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 99 है। तरंग संख्या को परिभाषित कीजिए। तो तरंग संख्या होती है 1 बटा तरंग लंबाई, ठीक है, तो ए नंबर पर टिक लगा दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 99 तरंग संख्या को परिभाषित कीजिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा? ए नंबर है, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा 100 युग्मन स्थिरांक, क्वेश्चन नंबर 100 है। युग्मन स्थिरांक को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है, तो युग्मन स्थिरांक को हमेशा प्रतीक जे के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में और पेपर से पहले, ठीक है, 100 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब इन क्वेश्चन में से आपको 25 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं और कितने करने होते हैं? 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। अब उसमें से कितने कट कर आओगे, कितने यहाँ से पढ़ाए हुए आएंगे, वो मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है। और पक्का यही पेपर आपके पेपर में फंसेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।